श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। उम्र के साथ जो शरीर में बदलाव आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव बालों की सफ़ेदी का क्यों पड़ता है? समय के साथ शरीर रूपांतरित हो जाता है, लेकिन काम वासना में रूपांतरण न होने की वजह से उसे स्वीकार करना मुश्किल पड़ता है। श्वेतांबरी जी, बाल सफ़ेद होना तो एक शरीर विज्ञान की घटना है और प्रकृति ये देखती होगी कि एक मुकाम पर सफ़ेद बालों का भी अपना सौंदर्य है। और कभी कभी तो सफ़ेद बालों से बातों में वजन बढ़ जाता है। लोग अगर बालों में सफ़ेदी होती हो कोई बात समझाते हैं तो लोगों को लगता है ये थोड़ी गंभीर बात है, बातों में वजन नज़र आता है। तो एक तो वो फ़ायदा भी मिलता है। सफ़ेद बालों का अपना एक सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखने समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बालों को कलर नहीं करना चाहिए, यानी जैसा जिसको रुचे, लेकिन सफ़ेद बालों से अड़चन नहीं डालनी है, उनसे परेशानी नहीं पैदा करनी। किसी किसी के चेहरे पर बहुत सुंदर भी लगते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेने चाहिए। फैशन की जहाँ तक बात है तो मैंने तो कई यंग लोगों को भी देखा है, कुछ सफ़ेद नहीं तो कुछ सफ़ेद स्ट्रीक ही कराई हुई है। तो किसके चेहरे पर कौन से बाल अच्छे लगेंगे रंग के निर्भर करता है। और अगर पूरे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में देखें तो कई मुल्कों में तो बालों का रंग करीब करीब सिल्वर, आइवरी की तरफ होता ही है, सफ़ेद की तरफ होता ही है। और कितने सुंदर लगते हैं वो लोग, या वो स्त्रियां कितनी सुंदर लगती हैं। तो अपने यहाँ भी या जहाँ कहीं भी इस तरह के चलन है वो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देख लेने चाहिए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो उनके साथ जाइए, क्योंकि नेचर ने हमको ये मौका भी दिया है कि हम इनको एक कलाकृति में भी ढाल सकते हैं। जैसे कोई का बिल्कुल नेचुरल रहो, तो बिल्कुल नेचुरल रहने का मतलब तो आदिमानव में कन्वर्ट हो जाना होगा। तो हम आदिमानव तो नहीं होते हैं, यानी कि नाखून बढ़े जा रहे हैं, बाल बढ़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल हवा हुच हो गया। तो ऐसा तो कोई नहीं रहता। सब मेल्स हैं तो अपने बियर्ड ट्रिम कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। महिलाएं बाल कटाने का भी तो चला है, ना कटाएं पैदा होते कि नेचुरल रहेंगे, बिल्कुल नैसर्गिक। तो थोड़ा सा ये सब सहेजना संभालना भी, ये भी नेचर ने हमको प्रतिभा दी है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात कही है कि समय के साथ शरीर रूपांतरित हो जाता है, लेकिन काम वासना में रूपांतरण न होने की वजह से उसे स्वीकार करना मुश्किल पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि काम वासना में रूपांतरण नहीं आता है। उम्र के साथ, शरीर के बदलाव के साथ काम वासना के जो तरीके हैं, टेक्सचर हैं, उनकी सारी जो बनावट, बुनावट, उतार चढ़ाव, उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। ये जो बात है, इसको कहा जा सकता है। ये कहना कि बदलाव नहीं आता, ये नहीं ठीक है। बदलाव आता है, लेकिन काम वासना जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? इसको हमने स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं, इसलिए अड़चन होती। क्योंकि जीवन और काम वासना, इन दोनों का एक रिश्ता है। व्यक्ति की शुरुआत, उन दो कोशिकाओं की शुरुआत ही काम वासना के माध्यम से हुई है। तो ये जो सेक्सुअलिटी है, काम वासना, अनेक अनेक रूपों में शरीर में विद्यमान रहती है, अनेक अनेक रूपों में। उसके रूप पैसिव हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो होती है। अगर वो बिल्कुल इरेडिकेट हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो व्यक्ति ज्यादा मनोशारीरिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों पे बात लागू होती है।
ये व्यक्ति को जिंदा बनाए रखने का आयोजन है प्रकृति की तरफ से। होता क्या है, उम्र के बदलाव के साथ लोग अपनी आदतों के ढांचों को नहीं बदल पाते। काम वासना, जितनी काम वासना नहीं उतनी आदत बन चुकी होती, वो आदत का ट्रैप व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, वो उसी आदत के अनुसार उसको देखता है, जबकि वो जिंदा होने का एहसास है, अलाइव होने का एहसास है। तो अगर हम देखेंगे कि ये अलाइवनेस है, वो जो जीवंतता है, उससे जोड़ने का एक माध्यम है, तो हम रिलीव्ड हो जाते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, बड़ी उम्र में परेशानी इसलिए होती है, स्वीकार करने में उनको लगता है अच्छा युवा अवस्था में तो ठीक था, अब ये काम वासना हमेशा उसके सक्रिय आपूर्ति की मांग नहीं कर रही होती है। सक्रिय आपूर्ति की मांग हम आदतवश करते हैं। बहुत सारे लोगों की जो संबंध हैं वो आदतवश हैं, उनको चाहिए भी नहीं। गौर से देखें, जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में भी, वो गौर से अपने आप को देखें, क्या सचमुच में उनको वो संबंध चाहिए? तो कई बार उनको लगेगा नहीं, उतना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक आदत के ट्रैप में फंस गए हैं, हैबिट में। लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अभी तो जो वैज्ञानिक, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं, वो सब भी इन सब बातों की तरफ इशारा करती हैं कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में उसके भीतर की इस सेक्सुअल एनर्जी का बहुत पूरा योगदान है। और जब सेक्सुअल एनर्जी काम वासना कहा जाता है तो लोगों के दिमाग में बस केवल एक ही फ्रेम आता है। उस एक फ्रेम को अगर हम हटाएं, उसके न्यूमरस फ्रेम है, वो हमको एक्टिव, स्विफ्ट, सेंसिटिव बनाने में सहयोग भी देती है। एक चीज और देखें, जो लोग बिल्कुल ही विमुख हो जाते हैं या उससे बिल्कुल विड्रॉ कर जाएं काम वासना से, तो वो ड्राई होने लगते हैं या थोड़े से जीवन में रसपूर्ण कम होने लगते हैं। उनके जीवन में एक अलग किस्म का जो डिके है शुरू हो जाता है। तो हमारे सेल्स में जो डिके नहीं हो, यानी हमारी बॉडी में डिके ना हो, उसके लिए नेचर एक पुश बनाए रखती है। तो एक वक्त तक काम वासना एक एक्टिविटी की तरह हमारे शरीर में होती है, और एक वक्त के बाद वो सेंसिटिविटी, अलाइवनेस उसकी फीलिंग की तरह होती है। उस सेंसिटिविटी और अलाइवनेस, वो जीवंतता और संवेदनशीलता के तहत किसी का हाथ हाथ में लेकर जीवन को महसूस करना भी काम वासना को ही महसूस करना है। ये बड़ा डिवाइन, बड़ा दिव्य और बड़ा पवित्र जान पड़ता है, लेकिन है वही। अब अगर हम संवेदनशीलता के उस मुकाम पर हैं तो इतना होना भी व्यक्ति को एक गहरे आह्लाद और परितृप्ति में ले जा सकता है। किसी को हम गले लगा लेते हैं, कोई भी हो, है उसी ऊर्जा का काम। तो जन्म से मृत्यु तक वो सिलसिला चलता है, जन्म से मृत्यु तक वो टूटता नहीं है, उसके रंग रूप बदल जाते हैं। किसी भी स्त्री और पुरुष को ये ट्रेनिंग नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए एक मुकाम पर, जिसको हम अतिक्रमण कहते हैं। वो अतिक्रमण हमारे हैबिचुअल स्ट्रक्चर का करना होता है। बाकी हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, फीलिंग के तौर से, हमारी अलाइवनेस के तौर से, जीवंतता के तौर से वो सब विद्यमान रहेंगे। हमारी सेंसेस का एक इंटीग्रेशन है, सारी जो इंद्रियां हैं उनका एक अखंडित प्रवाह है, तो वो नए ढंग में ढल जाएगा। तो जो लिखा है कि स्वीकार करना मुश्किल पड़ता है, तो मुश्किल नहीं डालना, स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ है। कोई इनकार करेगा कि नहीं है हमारे अंदर वो संवेदनशीलता, तो वो मुश्किल में पड़ेगा। अब संवेदनशीलता का होना तो गलत नहीं है, संवेदनशीलता किस दिशा में जाएगी, जीवंतता किस दिशा में जाएगी,
ये अलग अलग विषय हो सकते हैं, और वो जीवंतता अपने को खींच रही होती अलग दिशा में, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, उसकी पुकार को सुन नहीं पाते, उसकी आवाज़ को हम ध्यान नहीं दे पाते, तो वो परेशानियां खड़ी होती हैं। मैं समझता हूं कि जन्म से मृत्यु तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, तो इसके अस्वीकार में जाने से कुछ भी हासिल नहीं है। लेकिन अनेक अनेक बदलाव आते हैं, इसलिए वो सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सुधारना पड़ेगा कि वो नहीं बदलता, वो बदलता है, उसका पूरा टेक्सचर, ढांचा बदलता है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है, मूल नेचर है, वो रहता है। जैसे देखना, तो हमारी जो दृश्य की इंद्री है, क्या देखना बंद कर देगी? वो तो मरने पे ही बंद होगी। सुनना, बुढ़ापा आता रहे तो धीमा पड़ सकता है, सब चीजें इंद्रियां मंद पड़ सकती हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर हम ध्यान पूर्वक जिए तो इंद्रियां जीवंत भी रह सकती हैं। फुल एंड फाइनल मरने पर ही ये सारा पैकेज बंद होगा। ये इंद्रियां हैं, तो काम वासना भी एक इंद्रिय की अभिव्यक्ति है। तो जैसे देखना रूपांतरित होता चला जाता है, हमारा एक देखना तुलना का, एक देखना ईर्ष्या का, घृणा का, एक देखना तनाव का, और फिर एक देखना प्रेम का, करुणा का, सहजता का, शांति का, ऐसे ही हर इंद्रिय के अनेक तलों के रूपांतरण हो जाते हैं। तो काम वासना पहले जब शरीरों के तल पर आकर्षित होती है, तो वो शरीरों को जन्म देने की प्रक्रिया का एक मसला है। फिर उसमें कुछ आनंद लेने का, कुछ जॉय ढूंढने का मसला है। फिर वही अपने आप को नया जन्म देने का भी मसला है। अब अपने आप को नया जन्म देना, उसको बहुत मिस्टिफाई ना करें अगर हम, तो भी स्वयं को नया जन्म देने के लिए भी हमको वो सारी संवेदनशीलताएं चाहिए, जीवंतताएं चाहिए। तो हर इंद्री अपने अलग अलग रूप में हमेशा सक्रिय रहेगी, और इस सारा पैकेज बंद होगा तभी जब हमारी मृत्यु हो।